डिमांड सिर्फ चाहो तभी नहीं होती, पे करने की एबिलिटी और इच्छा दोनों होनी चाहिए। आईफोन देख के तो सबका मन करता है कि ले लूं, लेकिन एक्चुअल डिमांड तब बनती है जब वॉलेट रेडी हो। और जब प्राइस बढ़ता है या इनकम गिरती है, तब डिमांड का बिहेवियर काफी अनप्रेडिक्टेबल हो जाता है। और इन सब चीजों को जानेंगे आज की इस वीडियो में, और जानेंगे कि कंज्यूमर्स की हार्ट बीट को कैसे डिकोड कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूं नेहा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल नेहाज एकेडमी। कैसे हैं आप सभी? होपफुली आप सब बहुत ही अच्छे होंगे एंड आई आल्सो होप कि आप सभी की यूजीसी नेट की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो आप यहाँ पर आए हैं, यानी कि आप कॉमर्स एंड मैनेजमेंट दोनों के स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि मैं आपके लेकर आ रही हूँ पेपर 1 एंड पेपर 2 कॉमर्स मैनेजमेंट दोनों की प्रिपरेशन, जिसमें मैं आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दे रही हूँ, जो कि आपके लिए बहुत ही जरूरी है जिनका पढ़ना। क्योंकि अगर आपने इसको पढ़ लिया तो आप इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको इजीली कर पाएंगे और अपनी जो भी एक्यूरेसी है उसको बना पाएंगे। तो चलिए वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। और अगर अभी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लीजिए एंड कमेंट करके बताइए कि आप सभी को मेरी ये वीडियो कैसी लगी। ओके, तो चलिए आज की क्लास हमारी कौन सी होने वाली है? डिमांड एनालिसिस की क्लास, जो कि है आपका यूनिट नंबर 3 कॉमर्स का। ठीक है, मैं बात कर रही हूँ यूजीसी नेट वालों के लिए। मैनेजमेंट में भी आपको ये पढ़ना है, और ये जो मैं करा रही हूँ ये यूजीसी नेट जेआरएफ के साथ साथ जो भी बिगिनर्स हैं, एंटरप्रीटर्स हैं, उन सभी के लिए ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आप सभी प्लीज़ ज़रूर देखिए। जितने भी लोग कॉमर्स एंड मैनेजमेंट वाले हैं वो सभी इस वीडियो को देख सकते हैं, एंड साथ ही साथ अगर आप आई कॉम, बी कॉम, एम कॉम इन सब की क्लासेस से हो तो आपके लिए भी ये बहुत ही फायदेमंद होने वाली है। इसमें मैं आपको बताऊंगी कि डिमांड एनालिसिस क्या होता है एंड इलास्टिसिटी क्या होती है। ठीक है, चलिए चलते हैं। व्हाट इज डिमांड? सबसे पहले तो बात करेंगे डिमांड क्या होती है। तो मान के चलो जैसे कोई कोई कस्टमर है, ठीक है। अब जैसे आप अगर कंज्यूमर हो और आपके डिमांड के बारे में अगर हम बात करें, तो आपकी कोई ऐसी जो कोई चाहत है, कुछ चीज़ अगर आप कुछ खरीदना चाहते हो, ठीक है, तो कितनी मात्रा में खरीदोगे, क्यों खरीदना है आपको, ये सब चीज़ें जो जिस चीज़ पे डिपेंड करती है ना, उसको हम कहते हैं डिमांड की एनालिसिस। एंड देन वो जो डिमांड है वो क्या है? आपकी डिजायर्ड चीज़ें। ठीक है, तो जैसे डिमांड इज अ डिजायर टू बाय अ गुड बैक्ड बाय एबिलिटी एंड विलिंगनेस टू पे। मतलब कि आपकी जो डिजायर है किसी भी चीज को खरीदने के लिए, और आप उस चीज के लिए प्रॉपर जो भी रेट है वो पे करना चाहते हो, तो ये क्या हो गया? आपकी डिमांड। जस्ट लाइक वांटिंग एन आईफोन वर्सेस हैविंग मनी एंड विलिंगनेस टू बाय इट। मतलब कि अगर आप आईफोन खरीदना चाहते हो, जबकि आपके पास जो पैसे जो है खरीदने के लिए, तो वो क्या हो गई? आपके डिमांड हो गई। जैसे हम बात करते हैं ना, अरे इस चीज़ की तो कोई डिमांड ही नहीं है। डिमांड का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ इस चीज़ को चाहते हो, चाहते भी हो और इसके लिए जो भी अमाउंट मिलने वाला है वो पे भी करना चाहते हो, तो उसे ही हम क्या कहेंगे? डिमांड कहेंगे। जैसे अभी आईफोन की डिमांड चल रही है ना, लोग खरीद भी रहे हैं क्योंकि वो उसके जितने भी पैसे लग रहे हैं वो पे कर रहे हैं, राइट? ठीक है, चलिए आगे बढ़ लेंगे हम। तो डिमांड कितने तरीके के हो सकते हैं वो भी देख लेते हैं हम, क्योंकि डिमांड तो सिर्फ हमने बोल दिया डिमांड होते हैं, और कितने तरीके के हो सकते हैं वो देखिए यहाँ पर। एक होता है इंडिविजुअल डिमांड, मतलब सिर्फ एक एक पर्सन को ही है, उसकी डिमांड है कि डिमांड फॉर 2 kg शुगर। तो ये क्या है? सिर्फ 2 kg शुगर की डिमांड है, इंडिविजुअल डिमांड कहते हैं, ओनली एक डिमांड है। मार्केट डिमांड क्या होता है? डिमांड फॉर शुगर बाय ऑल कंज्यूमर इन अ सिटी। अब देखो, ढेर सारे कंज्यूमर्स हैं। पहली बात तो ये इंडिविजुअल डिमांड का मतलब क्या होगा कि कोई एक कस्टमर है जिसको सिर्फ 2 kg शुगर चाहिए, एक ये डिमांड हो गई। एक मार्केट डिमांड क्या होती है कि जितने भी सारे कंज्यूमर्स हैं सिटी के अंदर वो सभी शुगर की डिमांड कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया? मार्केट डिमांड। अब डिराइव डिमांड क्या कहलाता है? डिमांड फॉर स्टील ड्यू टू डिमांड फॉर कार्स। तो ये क्या होता है? डिराइव डिमांड होता है, मतलब किसी और चीज की डिमांड की वजह से किसी और चीज की डिमांड को बढ़ जाना। जैसे कि अगर कार की डिमांड बढ़ी हुई है तो स्टील की डिमांड डेफिनेटली बढ़ेगी, क्योंकि वो कार्स में यूज हो रहे हैं, राइट? जॉइंट डिमांड क्या होता है? जॉइंट डिमांड का मतलब ये होता है कि अगर आप कार खरीद रहे हो तो आपको पेट्रोल भी खरीदना है, वरना आपके पास अगर कार नहीं तो पेट्रोल खरीद के करोगे क्या? तो ये क्या है? जॉइंट डिमांड है। अगर कार खरीद रहे हो तो पेट्रोल भी खरीदना। एक होता है कॉम्पोजिट डिमांड, यानी कि अगर आप इलेक्ट्रिसिटी फॉर लाइटिंग कर सकते हो, कुकिंग कर सकते हो। जैसे कि अगर आप कुकिंग कर रहे हो, राइट, तो अगर कुकिंग में आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए? मान लो चाय बनानी है, तो चाय बनाने के लिए आपको चाय की पत्ती चाहिए होगी, दूध चाहिए होगा, अदरक चाहिए होगा, चीनी चाहिए होगा, राइट? तो ये सब चीज़ें जो हैं वो क्या है? कॉम्पोजिट डिमांड बनती है। आपकी डिमांड सिर्फ चाय की थी, ओनली चाय। अब आप सिर्फ चाय पीना चाह रहे थे, बट आपको इस चाय के लिए बहुत सारी चीज़ें खरीदनी पड़ रही है, बहुत सारी चीज़ों की डिमांड पड़ रही है, तो कहेंगे कॉम्पोजिट डिमांड। डायरेक्ट डिमांड क्या कहते हैं? जैसे कि कोई भी चीज़ डायरेक्टली डिमांड हम कर रहे हैं, जैसे कि फूड, क्लोथ्स, तो ये क्या है? डायरेक्ट डिमांड होती है। मतलब इसके लिए मुझे और किसी चीज़ की जरूरत नहीं पड़ रही, बस एक बार में क्लोथ्स लिया, पहन लिया, हो गया।
फूड लिया, खा लिया, हो गया। तो ये क्या है? डायरेक्ट डिमांड। इनडायरेक्ट डिमांड क्या होता है? जैसे कि रॉ मटेरियल्स, मशीन्स, जैसे कि अब मान के चलो आप कुछ प्रोडक्ट बनाना चाहते हो तो आप क्या करोगे? रॉ मटेरियल्स लेकर के आओगे। आपको सिलाई करनी है तो आप मशीन्स लेकर के आओगे। अगर आपको घर में कोई ऐसा कुछ काम है, कुछ किसी चीज़ की अलग सी मशीन चाहिए, तो आप क्या कर रहे हो? उस काम के डिमांड को पूरा करने के लिए कुछ अलग सी चीज़ें खरीद रहे हो, जैसे मशीन खरीद रहे हो। तो डिमांड कुछ और है, बट आप उसको पूरा करने के लिए जो चीज़ें ला रहे हो वो इनडायरेक्ट डिमांड कहलाता है। चलिए, समझ में आ गया आप सभी को कि टाइप्स ऑफ डिमांड क्या है। अभी मैंने आपको बताया कि डिमांड क्या होती है? वैसी चीज़, वैसी चाहत आपकी जिसके लिए आप पे करना चाह रहे हो, वो भी जो उसका अमाउंट है, तो वो कहलाता है डिमांड। और डिमांड के इतने सारे टाइप्स हैं, जिसमें इंडिविजुअल, मार्केट, डिराइव्ड, जॉइंट, कंपोजिट, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, ये सारे डिमांड्स आपने देख लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है? अब देखो, आप सभी ने पढ़ा होगा कि लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है। तो जब भी when price falls demand increases, बोलते हैं ना, lower the price higher the demand, higher the price lower the demand, right? तो जब भी फॉल प्राइसेस गिरेंगी, मतलब कि जो प्राइस है वो कम हो रही है, तो डिमांड क्या हो रही है? बढ़ रही है। प्राइस अगर बढ़ रही है तो डिमांड क्या हो रही है? कम हो रही है। ये कब होगा? जब आप किसी चीज को खरीदने के नाम पे कांस्टेंट रहोगे। इन दोनों में क्या होता है? इनवर्स रिलेशनशिप होता है। प्राइस एंड डिमांड में क्या होता है? इनवर्स रिलेशनशिप होता है, मतलब एक गिरेगा तो दूसरा उठेगा। For example, mango prices falls from 100 kg to 70 rupees per kg. People buy more. जैसे कि मैंने आपको इसके बारे में पहले बताया है कि जैसे जब जिस समय पे हमारा जब मैंगो की प्राइस थी 100 रुपीज पर केजी थी, तो हमने क्या किया था? हम सिर्फ 1 केजी ले रहे थे किसी तरीके से, चलो ठीक है 1 केजी ले लेते हैं, कोई बात नहीं। पर फिर अचानक से जब उसकी प्राइस कम हो गई ना, प्राइस कम थी तो हमने डिमांड ज्यादा कर दी, नहीं आज 1.5 किलो लेंगे क्योंकि 100 रुपये में 1.5 मिल जाएगा, ऐसा कुछ, राइट। तो ये कहाँ से आया? जब प्राइस फॉल्स हुआ तो डिमांड जो हो गई वो इंक्रीज हो गई, और प्राइस अगर राइज हुआ तो डिमांड क्या हो गई? डिक्रीज हो गई। तो लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है? हायर द प्राइस लोअर द डिमांड, लोअर द प्राइस हायर द डिमांड। ओके, आप सभी नहीं पढ़ा होगा ये चीज, यहाँ पे फिर से हमने देख लिया। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम, होपफुली समझ में आ गया होगा। अब डिमांड का स्केड्यूल एंड डिमांड का कर्व देखेंगे कि वो किस तरीके का होता है। देखो, डिमांड का स्केड्यूल क्या कहता है कि अगर हमने प्राइस रखी है 100 रुपीज, तो हमने उसकी डिमांड करी ओनली 2 केजीज की। अगर हमने प्राइस रखी है 80 रुपीज पर केजी का और क्वांटिटी हमने डिमांड कर दी फिर 3 केजी की। अगर हमने 60 रुपये पर किलो का रखा है तो हमने लिया 5 किलो। अब देखो यहाँ पर हमने 200 रुपीज लगा करके हमने लिया 2 केजी। यहाँ पर हमने 240 लगा करके लिया हमने 3 केजी। यहाँ पर हमने 300 लगाया और लिया 5 केजी। देखो क्वांटिटी तो बढ़ रही है, साथ साथ हमने प्राइसेस भी बढ़ाने शुरू कर दिए हैं। क्यों? क्योंकि हमें वो चीज़ें सस्ती मिल रही हैं। तो अक्सर देखोगे आप, अगर कोई भी चीज़ किसी पे कॉम्बो मिलता है या फिर हम सोचते हैं कि अरे सस्ती पड़ रही है, तो भले ही वो हमने ज़्यादा खरीद ली हो, ज़्यादा पैसे लगा लिए हों, हमने स्टार्टिंग में सिर्फ 200 रुपये ही लगाए थे और हमने सिर्फ 2 किलो ही लिया था, पर सिर्फ 40 रुपये हमने लगा करके हमने सोचा चलो यार 3 केजी हो जाएगा, ले लेते हैं। वही चीज़ हमने सोचा कि नहीं चलो 100 रुपये एक्स्ट्रा ले लेंगे ना तो हमें 3 केजी एक्स्ट्रा मिलेगा। तो हमने क्या किया यहाँ पे? हमारी डिमांड कुछ इस तरीके से सेटिस्फाइड होती है, हम जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा पैसे खर्च कर लेते हैं क्वांटिटी की वजह से। ठीक है, समझ में आया? अब देखो इसका कर्व किस तरीके से हो रहा है हमारा। तो हमने जब 5 केजी खरीदा तो कितना ज़्यादा ले लिया, राइट। 80 का खरीदा था तो कितना, उससे थोड़ा सा ज़्यादा लिया था, जबकि 100 का लिया था तो हम इसकी क्वांटिटी हमारी सिर्फ 2 केजी तक ही सीमित थी। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हो कि डिमांड कर्व जो है वो प्राइसेस के बढ़ने की वजह से नीचे तक रहता है, और प्राइस अगर बढ़ जाए, प्राइस अगर कम हो जाए तो हमारी डिमांड जो होती है वो क्या होती है? बढ़ जाती है। तो इस तरह से समझ में आ गया होगा आपको कि हम किस तरीके से शॉपिंग वगैरह करते हैं, आपने देखा भी होगा। तो क्या है, डिमांड कर्व जो होता है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो क्या होता है, ये थोड़ा सा नीचे की तरफ ऐसे होता है, और इसमें क्या होता है, ये डाउनवर्ड स्लोपिंग में है, किस तरफ से? लेफ्ट से लेकर के राइट की तरफ। तो ये आपका लेफ्ट है, ये आपका राइट है, एंड देखोगे आप कि इधर से नीचे की तरफ जा रहा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे धीरे धीरे करके प्राइसेस बढ़ रही हैं, प्राइसेस फिर यहाँ पे थोड़ी सी कम हुई, यहाँ पे थोड़ी सी कम हुई, यहाँ पे देखो यहाँ पे प्राइस बहुत कम है, जिसकी वजह से डिमांड क्या है? ज़्यादा हो रखी है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है वो आपका बढ़ता रहता है, घटता रहता है। समझ में आ गया आपको? चलो आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट जो हमारा है वो फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं। तो प्राइसेस ऑफ द गुड्स, गुड्स की जो प्राइसेस है वो अफेक्ट करती हैं फैक्टर्स को डिमांड के। ठीक है, यानी कि अगर प्राइस बढ़ी तो डिमांड कम हो गई, प्राइस घट गई तो डिमांड बढ़ गई। तो ये क्या हो गया? प्राइस अफेक्ट कर रहा है डिमांड को। इनकम ऑफ कंज्यूमर्स, सिर्फ यही चीज़ नहीं है, अगर आपके पास पैसे है ही नहीं तो आप कहाँ से खरीदोगे? तो पैसे क्या है? आपकी इनकम। अब आपने अगर कहीं से कुछ कमाया है और आपकी इनकम अच्छी खासी है, तो इसका मतलब क्या है कि आप अब खर्च कर सकते हो। तो कई बार आपने देखा होगा कि आपके साथ ऐसा हुआ भी होगा कि कई बार ना कोई भी चीज़ 50 रुपये पर केजी होती है, पर अपने पास पैसा नहीं होता तो हम क्या करते हैं? नहीं लेते हैं। पर वही चीज़ जब 100 रुपये पर केजी हो जाए
और हमारे पास उस टाइम पे पैसे हैं तो हम उस चीज़ को खरीद लेते हैं। यानी कि हमारी इनकम जो है वो बहुत अफेक्ट करती है डिमांड को। पैसे होंगे ही नहीं तो हम खरीदेंगे कैसे, राइट? चलो आगे देख लेते हैं। प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स जो होते हैं जैसे कि सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्स जो होते हैं, तो ये भी डिपेंड करते हैं इस पे, आपके डिमांड पे। जैसे कि अब मान के चलो अगर हमने चाय पत्ती के अगर ब्रांड्स ले लो, टाटा हो गए, रेड लेबल हो गए, राइट? तो अगर हमने देखा कि टाटा के प्राइसेस जो हैं वो सिर्फ वो 10 रुपए एक्स्ट्रा हो रहे हैं रेड लेबल से, तो हम क्या करते हैं कि अरे यार चाय तो पीनी है, चलो सब्स्टिट्यूट ले लेते हैं इसका। यानी कि क्या ले लिया हमने, हमने वहां पर ले लिया और दूसरे ब्रांड की चाय। अगर वही मान के चलो सेम ब्रांड पे रहना है तो हम सोचते हैं कि नहीं यार चलो, और चाय बहुत महंगी पड़ रही है अभी, तो हमने क्या करना है कि हम ब्रांड ना लेकर के हम ये देखते हैं कि चाय की जगह पे कॉफी ले लेते हैं, या फिर कॉफी की जगह पे चाय ले लेते हैं। हम सब्स्टिट्यूट यूज कर रहे हैं, राइट? ठीक है, बेवरेजेस अगर पीना ही है हमें तो हमने क्या करना है, हमने सब्स्टिट्यूट ले लिया, कॉम्प्लीमेंट्स ले लिया उसके। तो इस तरीके से जो है वो रिलेटेड गुड्स की प्राइसेस की वजह से भी हम क्या करते हैं, डिमांड को कम ज़्यादा कर सकते हैं। देन फिर क्या है, टेस्टीज एंड प्रेफरेंसेस। अब किसी की टेस्ट बहुत अच्छी लग रही है, हमारा प्रेफरेंस ही वही चीज़ है, तो भले ही वो बहुत महंगी हो और हम वही लेते हैं कि नहीं हमारा टेस्ट यही कह रहा है हम यही लेंगे। देन फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, हम आगे फ्यूचर में कुछ एक्सपेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं यार ये आगे हो जाकर के हो सकता है महंगा हो जाए, या फिर हो सकता है सस्ता हो जाए, तो उसकी वजह से भी हमारे डिमांड पर असर पड़ता है। जैसे कि हम मान के चलो, जैसे मैंगो के बारे में हमने देखा, स्टार्टिंग में मैंगो होता है 200 रुपए किलो, 300 रुपए किलो ऐसा होता है। पर जैसे ही हम जान रहे होते हैं कि कुछ महीने में ऐसा, कुछ महीने क्या अभी थोड़े दिन रुक जाओ फिर देखो मैंगो कैसे उसके ना प्राइसेस कम हो जाएंगी। तो हमारा वो फ्यूचर एक्सपेक्टेशन होता है कि हमें मालूम होता है कि वो आगे जाकर के कम होने वाला है, तो हम अभी डिमांड नहीं करेंगे। हम डिमांड तभी करेंगे जब हमें आगे सस्ता मिलेगा, राइट? या फिर अभी कभी ऐसा होता है कि नहीं यार अभी ले लेते हैं, बाद में बहुत महंगा हो जाने वाला है, तो हम वहां पे ले लेते हैं। ओके, पॉपुलेशन पे भी डिपेंड करता है, ये आपका जो डिमांड है वो अफेक्ट करता है। अब मान के चलो जिस जगह की पॉपुलेशन ही कम हो, अब मान के चलो वहाँ पे बेबीज की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, ठीक है, और वहाँ पे आपने जो प्रोडक्ट लिया है वो प्रोडक्ट में बेबीज के प्रोडक्ट्स बहुत कम आ रहे हैं, तो पॉपुलेशन जो है वो अफेक्ट कर रही है डिमांड को, राइट? या फिर हो सकता है बेबीज बहुत कम हो उस सिटी में और वहाँ पे आपने बेबीज प्रोडक्ट ज्यादा रख दिया हो, तो वहाँ पे डिमांड अफेक्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल प्राइस ऑफ टी, डिमांड फॉर कॉफी, सब्स्टिट्यूट का एग्जाम्पल था ये, जो कि मैंने आपको यहाँ पे पहले बता दिया है, तो यहाँ पे रखने का वो नहीं रह गया। बट फिर भी आपको समझ में आ गया कि कौन कौन से फैक्टर्स जो होते हैं वो डिमांड को अफेक्ट करते हैं। चलो अब आगे बढ़ लेंगे हम हमारे नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, जो कि है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मैंने आपको डिमांड को एनालाइज करना सिखा दिया, यानी डिमांड एनालिसिस करना सिखा दिया। अब जानते हैं कि डिमांड की इलास्टिसिटी क्या होती है। तो इलास्टिसिटी किसको कहते हैं? तो देखो, अब जैसे मान के चलो हम किसी भी क्वांटिटी को मेजर कर रहे हैं, ठीक है, ये हमें बताता है कि कैसे किस तरीके से अगर आपकी मान लो इनकम कम हो गई, ठीक है, या फिर आपकी जो प्रॉफिट्स हैं वो कम हो गए, तो उस जगह पे आपकी डिमांड जो है कितना बढ़ेगी कितना घटेगी। यानी कि उसका एक परसेंट वाइज चीज होता है कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो घट रहा है या बढ़ रहा है, कितना चेंज हो रहा है, तो वो उस पर डिपेंड होता है और इसी को हम कहते हैं इलास्टिसिटी। ठीक है, अब देखो इलास्टिसिटी को हम माप सकते हैं। अब देखो पहले यहाँ पे मेजर्स हाउ मच क्वांटिटी डिमांडेड चेंजेस विद प्राइस, इनकम और प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। तो ये सब जो फैक्टर्स जो हमने पीछे देखा कि बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं, उन सारे फैक्टर्स का डिमांड पे कितना परसेंट असर पड़ने वाला है उसी चीज को मेजर करना इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहलाता है, राइट? अब टाइप्स में क्या क्या हो जाते हैं, प्राइस इलास्टिसिटी हो जाती है, इनकम इलास्टिसिटी हो जाती है, क्रॉस इलास्टिसिटी हो जाती है और एडवर्टाइजिंग इलास्टिसिटी हो जाती है। क्रॉस एडवर्टाइजिंग, क्रॉस इलास्टिसिटी का मतलब क्या है, सब्स्टिट्यूट गुड्स जो आ जाते हैं। इनकम इलास्टिसिटी का मतलब क्या है, जब आपकी इनकम घटती बढ़ती रहती है। प्राइस का मतलब क्या है कि जो प्रोडक्ट है उसकी प्राइस घट पड़ रही है। एडवर्टाइजिंग इलास्टिसिटी का मतलब क्या है कि अचानक से उसका एडवर्टाइजमेंट बहुत ज्यादा हो गया तो लोग ज्यादा उस चीज को खरीदने लग गए, कम है तो कम खरीद रहे हैं, राइट? इस तरीके से इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो होती है। अब इसमें देख लेंगे कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या कहलाती है। ठीक है, अब देखो पीईडी यानी कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो होती है परसेंट चेंजेस क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंट चेंजेस प्राइसेस। ठीक है, तो जो क्वांटिटी आप डिमांड कर रहे हो जितने परसेंट की, डिवाइडेड बाय परसेंट चेंजेस प्राइसेस, तो प्राइस जो प्रोडक्ट की जो कम हो रही है या बढ़ रही है, जो चेंज हो रही है, उससे डिवाइड कर देने पे आपको प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल प्राइस इंक्रीज बाय 10%, डिमांड डिक्रीज बाय 20%, तो पीईडी क्या होगा हमारा, -2 हो जाएगा। वाई, क्योंकि 10/20 हम कर लेंगे, ठीक है, सॉरी डिमांड हमारा ऊपर है तो डिमांड हम यहाँ पे करेंगे एंड 10, एंड क्योंकि डिमांड हमारा डिक्रीज हुआ है तो ये क्या है, माइनस में रहेगा, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, -2 इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया आपको किस तरीके से यहाँ पे करना है। चलो आगे बढ़ लेंगे हम, टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है वो भी देख लेंगे।
तो देखो इसमें इलास्टिसिटी कितनी होती है, एक परफेक्ट होती है। परफेक्ट का मतलब क्या है कि यहाँ पर स्मॉल प्राइस चेंज हुआ और ह्यूज डिमांड चेंज हो गया, मतलब कि प्राइसेस बहुत कम, मान के चलो 100 रुपए की चीज़ हमने 80 रुपए कर दी। अब पहले जो चीज़ हम सिर्फ 10 kg बेच पा रहे थे या फिर 10 यूनिट बेच पा रहे थे, अचानक से 80 करते के साथ ही हमने उसको 30 यूनिट्स बेचा। अब देखो कितना ह्यूज डिमांड में चेंज आ रहा है, राइट। हम पहले सिर्फ 10 यूनिट ही बेच पा रहे थे 100 के वो में, और अचानक से जब हमने 20% का डिस्काउंट दिया, हमारी जो यूनिट्स जो हैं वो +200% बढ़ गई। तो कैसे हुआ ये, हमने छोटा सा चेंज किया प्राइस में और ह्यूज डिमांड चेंज हो गया, तो इसको कहते हैं परफेक्टली इलास्टिक। अब इलास्टिक का मतलब क्या है, जो इलास्टिक है उसका मतलब है कि जो भी यहाँ पर चीज़ें हैं वो एक से बड़ी होंगी, जस्ट लाइक ब्रांडेड क्लोथ्स और लग्जरीज आइटम। तो जितने भी लग्जरियस आइटम होते हैं या फिर ब्रांडेड क्लोथ्स होते हैं, तो इनमें जो इलास्टिसिटी जो होती है वो एक से क्या होती है, ज़्यादा होती है, ठीक है। यूनिटरी इलास्टिसिटी क्या कहलाती है, जो वो एक के बराबर होती है, जैसे कि टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो चेंज नहीं होता, ठीक है। जो भी हमारा पीईडी जो है कितना आ रहा है, अब देखो परफेक्टली इलास्टिसिटी में क्या है कि यहाँ पर आपका जो रिजल्ट आएगा ना, जैसे हमने अभी पिछली बार में किया था, ये देखो यहाँ पे -2 आया है ना, तो इस तरीके से जो डिमांड जो है यहाँ पर जो है वो इन्फिनेटिव में आएगी। इन्फिनेटिव में जैसे ही आई, इसका मतलब वो परफेक्टली इलास्टिसिटी है। अगर इलास्टिक है तो वो क्या है, अगर मान के चलो यहाँ पर 2 आ गया, 3 आ गया, तो ये जो आएगा ये क्या हो जाएगा, ये एक से ज्यादा है, तो इसको कहेंगे इलास्टिक। वही यूनिटरी इलास्टिक का मतलब क्या है कि जो इज इक्वल टू 1 होगा, यानी कि जो बराबर बराबर में होगा। अगर हमने 10% का चेंज किया है प्राइस में, तो प्राइस में 10%, मतलब डिमांड में सिर्फ 10% की ही चेंजेस आए हैं, तो उसको हम कहेंगे यूनिटरी इलास्टिक, ठीक है। अगर हमने हमारे प्राइसेस में चेंज करे हैं 2% की, मान लो चेंज करी हमने प्राइसेस में, और हमारी जो ये है डिमांड जो है वो बढ़ गई, बढ़ी कितनी, वो बढ़ गई हमारे 10%, मान लो बढ़ गई, ठीक है। तो ये जो 5% जो आया, जो प्लस में आया, तो +5 क्या है, हमारा हमारा इलास्टिक कहलाएगा, ठीक है। तो 5 जो है एक से बड़ा है। वह इन इलास्टिक क्यों कहलाएगा, जब जैसे हमारा अभी आया था ना -2, तो -2 क्या है, इन इलास्टिक कहलाएगा, जैसे कि सॉल्ट एंड मेडिसिन पे होती है, ठीक है। ये हमारे जरूरत की चीजें हैं, कि कितना भी घट जाए कितना भी बढ़ जाए, जितना हमें चाहिए होगा हम उतना ही लेंगे, राइट। अब मान लो चलो मेडिसिन तो हम नहीं ऐसा करेंगे कि बहुत कम प्राइसेस हुए तो हम ये ले लेते हैं ज़्यादा, ठीक है। वैसे ही परफेक्टली इनालिस्टिक क्या कहलाता है, जब वो इज इक्वल टू 0 हो, जैसे कि लाइफ सेविंग ड्रग्स। तो ये क्या है, इसमें इनालिस्टिक जो है क्यों कहलाता है ये, क्योंकि इस पे जो है वो हमें तभी ज़रूरत पड़ेगी जब हमें ज़रूरत है, अदरवाइज ऐसा नहीं है कि हम लेकर के रख लेंगे क्योंकि हमें बाद में लाइफ को सेव करना है, राइट। तो इस तरीके से प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड काम करता है। अदरवाइज आप जब न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करोगे तो आपको अच्छी तरीके से और समझ में आएगा। होपफुली आपको इतना समझ में आया। अब हम इंपॉर्टेंस देख लेते हैं कि इलास्टिसिटी की इंपॉर्टेंस क्या है। तो प्राइसिंग पॉलिसी होती है इसकी, टैक्सेशन डिसीजंस होता है इसका, इंटरनेशनल ट्रेड स्ट्रेटजीज होती है, बिजनेस एंड प्रोडक्शन प्लानिंग होती है, एंड वेज एंड फैक्टर प्राइसिंग डिसीजंस ले पाते हैं हम। हमें समझ में आ पाता है कि कितना हम बेच रहे हैं तो हमें प्रॉफिट होने वाला है नहीं होने वाला है, कितने चेंजेस आ रहे हैं, उसकी वजह से वेजेस भी, जो लोग उस पर काम कर रहे होते हैं उनके वेजेस पे भी इफेक्ट डालता है, ठीक है। प्राइसिंग के डिसीजन पे भी इफेक्ट डालता है इस चीज़ का। चलिए आपको होपफुली समझ में आ गया होगा यहाँ तक कि हमने इंपॉर्टेंस ऑफ इलास्टिसिटी भी देख ली, हमने डिमांड की एनालिसिस भी देख ली कि किस तरीके से डिमांड काम करता है और इसकी इलास्टिसिटी कैसे काम करती है। होपफुली आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अब की पॉइंट्स देख लेते हैं कि हमने आज क्या क्या सीखा है। तो हमने सीखा कि डिमांड सोज व्हाट्स, हाउ मच एंड वाई कंज्यूमर्स बाय। तो कंज्यूमर्स कितना खरीदेंगे और क्यों खरीदेंगे, ये सब चीज़ें कौन बताता है, डिमांड शो करता है, डिमांड की एनालिसिस शो करती है। एंड देन इलास्टिसिटी मेजर करता है कि कितनी डिमांड की जो सेंसिटिविटी है वो कितनी रहेगी। तो ये है क्या, इलास्टिसिटी, कि हम अगर किसी भी प्रोडक्ट पे कितना ज़्यादा प्राइस को डिक्रीज करेंगे या इंक्रीज करेंगे तो डिमांड पे कितना फर्क पड़ेगा, वो उसकी सेंसिटिविटी कहलाती है, यानी कि इलास्टिसिटी कहलाती है। अब हमने इसमें ये भी देखा कि प्राइसिंग, टैक्सेशन एंड प्रोडक्शन की जो प्लानिंग है, इसके लिए बहुत ज़रूरी है डिमांड एनालिसिस को जानना। तो ये सारी चीज़ें हमने जान ली आज की इस क्लास में। होपफुली आपको ये सारी क्लासेस जो है वो पसंद आई होगी, एंड आपको पसंद आया होगा कि डिमांड की एनालिसिस क्या होती है एंड इसकी इलास्टिसिटी क्या होती है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, एंड कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप सभी को मेरी ये वीडियो कैसी लगी, एंड इस वीडियो में ऐसी कौन सी पॉइंट थी जो आपको लगता है कि इसको और अच्छे से समझना चाहिए, तो वो भी आप ज़रूर कमेंट में बताइए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके से और भी अलग अलग टॉपिक के साथ, जो कि आपके लिए इकोनॉमिक्स को बहुत ही बेहतर बनाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। विश यू वेरी ऑल द बेस्ट फॉर प्रिपरेशंस। बाय।